नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 3.0 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। आज की कक्षा में हम एनसीईआरटी साइंस से क्लास 10 से पाठ ऊर्जा के स्रोत से 30 प्रश्नों को देखेंगे और यहाँ से आपको प्रश्न जो है पीआरटी में टीआरई 1, 2, 3 में पूछे गए हैं और आपके ये प्रश्न जो है एनसीईआरटी तथा एससीईआरटी पर आधारित हैं और एनसीईआरटी एससीईआरटी तो लगभग सेम ही है। और यहाँ पे बात करें तो पीआरटी में पूछा गया और साथ में जीएस सेकंड में भूगोल में भी ऊर्जा के स्रोत से प्रश्न पूछे गए हैं और साथ में जो है पीआरटी पर्यावरण में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। आज हम इन प्रश्नों को देखेंगे और आइए चैप्टर पे चलते हैं और अभ्यास चैप्टर के अंत में कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास के प्रश्न होते हैं, पहले हम उनको देखते हैं फिर हम अन्य प्रश्नों पे आएंगे। और यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। तो हम सौर जल तापक का उपयोग जो है किस दिन नहीं कर सकते, तो बादलों वाले दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा बी, बादलों वाले दिन हम जो है सौर जल तापक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। धूप वाले दिन, गर्म दिन, पवन वायु वाले दिन भी कर सकते हैं लेकिन बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है और ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत को हम क्या बोलते हैं, तो बायो मास एनर्जी सोर्स। तो बायो मास एनर्जी सोर्स आपका गोबर गैस है, कोयला है, लकड़ी है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा इसका उदाहरण नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, सी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है और यह प्रश्न जो है यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया था, तो आप एनसीईआरटी का महत्व समझ सकते हैं। जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कौन सौर ऊर्जा से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है और फिर से जो है नाभिकीय ऊर्जा है। और यहाँ जब प्रश्न आया था तो भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा में काफ़ी लोग कंफ्यूज थे, लेकिन यहाँ पे आपका जो सही आंसर है जो एनसीईआरटी ने भी माना है वह है नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा से रिलेटेड नहीं है, बाकी भूतापीय ऊर्जा इनडायरेक्टली, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा नाम से समझ सकते हैं कि भूताप, ठीक है, यानी भूमि पर जो सूर्य का ताप पड़ता है तो उससे रिलेटेड। तो भूतापीय ऊर्जा इनडायरेक्टली जो है सौर ऊर्जा से संबंधित है। पवन ऊर्जा तो जो है ही, बाकी जैव मात्रा भी है। आगे आते हैं अन्य प्रश्नों पे और यहाँ पे आपका जो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो वही प्रश्न रिपीट हुआ है, आपका आंसर है नाभिकीय ऊर्जा। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, प्रश्न का थोड़ा सा बदल दिया गया। फिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग की जब बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे जो है कह सकते हैं प्रभावी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। और इसके अलावा जो है अन्य उदाहरण देखें तो CH4 जिसको मीथेन बोलते हैं, मीथेन भी जो है ग्लोबल वार्मिंग गैस है, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। इसके अलावा N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। फिर आगे बढ़ते हैं, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। तो सूर्य या अन्य तारे जो होते हैं उनकी जो विशाल ऊर्जा होती है उनका स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। तो ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है इसी प्रक्रिया से, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो है इसी से जो है विशाल ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य और अन्य तारों में। फिर आगे आते हैं, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। तो जानते हैं सभी कि सूर्य या सूर्य का प्रकाश हमारे लिए जो पृथ्वी के लिए ऊर्जा का सबसे अधिक स्रोत है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं, बाकी देखना हो तो देख सकते हैं कि बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3-4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है। तो बी आपका आंसर है। पवनों का देश कहा जाता है। तो यह प्रश्न पूछा गया है एग्जाम्स में और जो है टीआरई में भी पूछा गया था। तो जो है इसका आंसर है डेनमार्क। और डेनमार्क को जो है यहाँ पे कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है, कंट्री ऑफ विंड्स। आगे बढ़ते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत यहाँ पे कौन सा है, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसको बोलते हैं, तो जो बार बार जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसके अलावा नाभिकीय ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, ठीक है। इसको जीवाश्म ईंधन भी कह सकते हैं। तो जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ऊर्जा, कोयले और प्राकृतिक गैस को, तो ये सब आपके अनवीकरणीय होते हैं। अनवीकरणीय होते हैं मतलब एक बार समाप्त हो गए इनके भंडार तो हजारों लाखों वर्ष लग जाएंगे इनको दोबारा प्राप्त करने में, ठीक है। तो नवीकरणीय आपका सौर ऊर्जा हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन पाई जाती है। तो जो जैव गैस होता है उसमें मीथेन 75% तक पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा। फिर अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन जो होता है वो अनवीकरणीय होता है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय, विद्युत ऊर्जा जो है
यहाँ पे जल विद्युत होना चाहिए था, क्लियर नहीं है, ठीक है। तो जल विद्युत ऊर्जा होना चाहिए था, पवन ऊर्जा। तो ये सब आपके अनवीकरणीय स्रोत हैं। फिर है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है। तो जो सौर सेल होते हैं जिनको फोटोवोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, फोटोवोल्टेइक सेल, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। और इनका इस्तेमाल जो है मुख्यतः जो आपके उपग्रह वगैरह भेजे जाते हैं, जैसे आदित्य वलन उपग्रह भेजा गया, ठीक है, चंद्रयान भेजा गया, तो वो सब कैसे काम करेंगे, वहाँ तो लाइट है नहीं, ठीक है, तो वो सौर सेल से काम करते हैं जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आगे बढ़ते हैं। एक उत्तम ईंधन है, तो उत्तम ईंधन की इसमें बात करेंगे दिए गए विकल्पों में, तो जैव गैस हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। और उत्तम ईंधन का मतलब है जो प्रदूषण कम करे, ठीक है। बाकी और तीनों ऑप्शन प्रदूषण ज़्यादा करते हैं। फिर है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये सब प्रश्न आपने कई सारे एग्जाम्स में देखे भी होंगे, तो यहीं से लिया गया है, एनसीईआरटी से ही लिया गया है। तो आपका नरौरा जो है नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं, तो ये ध्यान रखिए, जीवाश्म ईंधन क्या है, तो अनवीकरणीय स्रोत है। और जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत जो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब आते हैं। फिर सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो यह बना है नर्मदा नदी पर। और बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसी से रिलेटेड जो नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चला था। सरदार सरोवर बांध जब बन रहा था तो नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर के नेतृत्व में 1985 में। फिर टिहरी बांध किस नदी पर बना है, तो दिए गए विकल्पों में अगर देखा जाए तो गंगा नदी, लेकिन वैसे पूछा जाए तो भागीरथी और भीलांगना, ठीक है। भागीरथी जो कि गंगा में जाके, मतलब गंगा का आगे चल के नाम भागीरथी से गंगा हो जाता है, ठीक है। तो भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पे बना है टिहरी बांध। और ये भारत का सबसे जो है ऊंचाई में अगर देखेंगे तो सबसे टालेस्ट बांध है, ठीक है, सबसे ऊंचा बांध है, तो ध्यान रखिएगा भारत का। फिर है, और साथ में जो टिहरी बांध है संभववाद की विचारधारा को भी दर्शाता है। संभववाद, ये प्रश्न पूछा भी गया तो इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। संभववाद की विचारधारा को दर्शाता है। और संभववाद की विचारधारा ये कहती है कि हम प्रकृति में जब कोई कार्य कर रहे होते हैं तो प्रकृति को एडजस्ट करते हुए जो है हम जब कुछ कार्य करते हैं तो उसको हम संभववाद की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हम बांध बनाते हैं तो बांध से हम क्या करते हैं, प्रकृति का संरक्षण करने का प्रयास करते हैं, साथ में विकास भी करते हैं। जब प्रकृति का संरक्षण और विकास साथ में किया जाता है तो वो आपका संभववाद की विचारधारा के अंतर्गत आ जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का पवन ऊर्जा, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सौर सेल बनाने के लिए ध्यान रखिएगा सिलिकॉन, जो कि सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर, इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है। तो जाहिर सी बात है ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करना पड़ेगा। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। ये आपका एनसीईआरटी से लिया गया है कि ओटेक विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठक पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर की गहराई तक जल के ताप में अंतर हो। तो 20 डिग्री सेल्सियस, उतना महत्वपूर्ण नहीं, ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। फिर अगला है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिए जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन पर आधारित होता है। और जो परमाणु बम होता है, ठीक है, जिसको हम एटम बम बोलते हैं, जो नागासाकी पे गिराया गया था, हिरोशिमा पे गिराया गया था एटम बम, ठीक है। तो एटम बम जो नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर ये फ्यूजन है, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन को न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं और एटम बम जो न्यूक्लियर फिजन पे आधारित है। तो ये आपको फ़र्क पता रहना चाहिए। और साथ में जो न्यूक्लियर रिएक्टर चलते हैं वो भी नाभिकीय विखंडन पे काम करते हैं। तो हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ये सब नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको डिस्कस किया गया और प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर अगला प्रश्न है राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में। तो नाम से आप जान सकते हैं, राजस्थान। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है, पूछा जा सकता है फिर से। तो कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। फिर ककरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ककरापार आपका गुजरात में स्थित है। फिर कैगा, तो कैगा भी इंपॉर्टेंट है, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र ये आपका कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ पे जो ये प्रश्न है समाप्त होते हैं। अब हम एनसीईआरटी में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपको कुछ समय थोड़े जल्दी से बता देते हैं आपको, जो जहाँ से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई में। अब आते हैं, आपसे प्रश्न बार बार पूछा जाता है बीपीएससी टीआरई में कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन से हैं। ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत होते कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा कि
हम उन ऊर्जा के स्रोतों को पारंपरिक स्रोत की कैटेगरी में रखते हैं जिनको हम जो है लगभग मान के चलिए 100-200 साल से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 100-200 साल पहले से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस शब्द को समझिए, ठीक है। और तो इसके अंतर्गत आते कौन कौन से हैं, तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में जीवाश्म ईंधन आता है, याद रख लीजिए। और जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, 3 चीज़ें, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आपका पारंपरिक स्रोत है। अगला पारंपरिक स्रोत आपका कौन सा है, और अगला पारंपरिक स्रोत आपका तापीय विद्युत संयंत्र। तो जो तापीय विद्युत संयंत्र होता है, ठीक है, थर्मल एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट है ये। तो थर्मल एनर्जी जो होती है वो भी आपकी ट्रेडिशनल एनर्जी में आएगी, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में आएगा। फिर जल विद्युत संयंत्र यहाँ पे बताया गया। तो जल विद्युत संयंत्र से जो है जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो जो जल विद्युत ऊर्जा होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये भी आपका बहुत याद रखिएगा, आप कन्फ्यूजन हो जाता है आपको, ये भी आपका पारंपरिक सोर्स में ही माना जाएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी में माना गया है, और तो इस हिसाब से आपको चलना है, अन्यथा आपको जो है इसमें अपना जो है नहीं लगाना है, नहीं तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए कौन कौन से आपके, सबसे पहले जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो थर्मल एनर्जी, जिसको तापीय ऊर्जा बोलते हैं, तापीय ऊर्जा आपका जो है पारंपरिक स्रोत में आएगा। फिर जल विद्युत ऊर्जा आपका पारंपरिक स्रोत में आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, जैव मात्रा बायोगैस, ठीक है। तो जो बायोमास ऊर्जा होती है या बायोगैस ऊर्जा होती है भी ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में आती है। फिर आगे बढ़ते हैं, पवन ऊर्जा, याद रख लीजिए पवन ऊर्जा भी आपका जो है नवीकरणीय स्रोत है, लेकिन ये आपका जो है पारंपरिक स्रोत में आता है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में आता है। कारण ये कि इसको काफ़ी समय से इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, इस वजह से। और डेनमार्क को यहाँ पे पवनों का देश कहा जाता है, बताया गया है, ठीक है। और तमिलनाडु में जो है कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। तो आप यहाँ से कई सारे आपको जो है पॉइंट्स मिल जाते हैं। फिर आगे आते हैं, वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक कहते हैं या फिर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत का मतलब होता है इनको हम परंपरागत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हमें हाल फिलहाल में जब टेक्नोलॉजी मिली, तकनीकी मिली, इसके बारे में जो है नॉलेज मिला, तो वहाँ से हमने जो है इसके ऊपर काम करना शुरू किया। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है सौर ऊर्जा, ठीक है। तो सौर ऊर्जा आपका जो है, अब अगर हम आपसे पूछे क्या सौर ऊर्जा 100 साल पहले इस्तेमाल होता था, आप बोलोगे नहीं, उस समय सोलर सेल की खोज ही नहीं की गई थी, ठीक है। तो सौर ऊर्जा आपका गैर परंपरागत स्रोत है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा आपका समझ सकते हैं, ठीक है। तो ज्वारीय ऊर्जा भी जो आपका गैर परंपरागत स्रोत है। फिर तरंग ऊर्जा आपका गैर परंपरागत स्रोत है। महासागरीय तापीय ऊर्जा आपका ये भी गैर परंपरागत स्रोत है। फिर भूतापीय ऊर्जा, इस बार बीपीएससी टीआरई 15 मार्च में प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो आपका आंसर था भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। और वहाँ पे अन्य उदाहरण भी दिए थे, लेकिन जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ के गए थे उनका कभी गलत नहीं हो सकता आंसर, ठीक है। वैसे कन्फ्यूजन होता रहेगा एग्जाम में। तो भूतापीय ऊर्जा, जिसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय एनर्जी और ऊर्जा, और यह आपका जो है गैर परंपरागत स्रोत है, पूछा गया है, तो गैर परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का। फिर अगला है नाभिकीय ऊर्जा, याद कर लीजिए, रट लीजिए, नाभिकीय ऊर्जा आपका गैर परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत। और इसमें जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, प्लूटोनियम और थोरियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यूरेनियम, प्लेटिनियम तो जानते होंगे, थोरियम को जान लीजिए, ये मोनाजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है, मोनाजाइट सैंड से, मोनाजाइट सैंड, ठीक है, जो बालू होता है। और ये पाया जाता है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तटीय भागों में, ये जो है मिनरल खनिज पाया जाता है मोनाजाइट सैंड, और मोनाजाइट सैंड से हमें थोरियम की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नाभिकीय विखंडन, ठीक है, और जिसको हम न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, और एक होता है नाभिकीय संलयन, जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। बाकी हमने डिटेल में प्रश्न कर लिए हैं, तो यहाँ पे रुकने का कोई वो नहीं है, ठीक है, आपका समय नहीं जाए। फिर यहाँ पे नाभिकीय संलयन के बारे में दिया गया है, तो नाभिकीय संलयन और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन से रिलेटेड है, तारों की ऊर्जा का स्रोत, क्योंकि सूर्य एक तारा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें हैं। और तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि
काफ़ी सारे जो प्रश्न आपको भूगोल से भी पूछे गए, पीआरटी से भी पूछे गए, पर्यावरण में भी पूछे गए। कारण है कि बहुत वैरायटी की यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है देखिए, आप ध्यान से देखिए, अनवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय स्रोत किन्हें कहते हैं, कभी आप भूलेंगे नहीं। तो हम अधिक समय तक जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं रह सकते। इस प्रकार के स्रोतों को किसी न किसी दिन समाप्त हो जाना है। उन्हें हम ऊर्जा के समाप्य स्रोत, यानी जो समाप्त हो सकते हैं, या अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है, हम ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे जो है आपका समरी वगैरह दिया गया है, तो आपको इससे रिलेटेड बता दिया गया। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्लासेस कैसी लगी, और आप कमेंट करेंगे तो हम आपके लिए जो है बायो के चैप्टर्स भी लेके आएंगे आपको। ठीक है, बायो के चैप्टर्स के भी प्रश्न आपको करा देंगे, जिससे आपके परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। 6 से 8 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है वो। तो बाकी आप लोग कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।